नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एमएलसी चुनाव में भाजपा के सभी प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पार्टी कार्यालय से एक साथ पहुंचे विधान भवन। 13 सीट पर 20 जून को होगा मतदान। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय भवन के शुभारंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। जनता दरबार में सुनेंगे आमजन की फरियाद। गंगा दशहरा पर वाराणसी में कुंभ जैसा नजारा। पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। दान पुण्य के बीच भक्तिमय हुआ क्षेत्र। आस्था के फूल पतित पावनी को किया अर्पित। शाहजहांपुर में पति बना शैतान। पत्नी और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट। लाठी डंडों से पीट पीट कर दिया वारदात को अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और बस्ती में महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म। पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से की शिकायत। एएसपी ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के अन्य मंत्री मौजूद रहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए 7 मंत्रियों को टिकट दिया है। इनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश अंसारी का नाम शामिल है। 2 नए नामों की अगर बात की जाए तो बनवारी लाल दोहरे को पार्टी ने मौका दिया, जो कि बीजेपी के पुराने नेता हैं। मुकेश शर्मा के नाम के बारे में भी कोई चर्चा नहीं थी, जो पार्टी ने अचानक उनके नाम का ऐलान कर एक बड़ा संदेश दिया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी अमरीश, विस्तार से क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है राज्यसभा चुनावों को लेकर, जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए, भारतीय विधान परिषद में 13 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं, जिसमें से संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और 9 जो उनके प्रत्याशी जो नामांकन किया है उनका निर्विरोध जो उम्मीदवारी है वो तय मानी जा रही है। जबकि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने कल ही नामांकन कर दिया था। 13 सीटें रिक्त हो रही हैं इस बार संख्या बल के हिसाब से। जैसा कि मैंने पहले बताया भी, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही हैं और 9 सीटें जो आज नामांकन किया भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, उनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि कौशाम्बी सीट से इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछली सरकार में भी वो विधान परिषद के सदस्य ही रहते हुए डिप्टी सीएम के पद पर काबिज थे। 9 जो सदस्यों ने इस बार नामांकन किया भारतीय जनता पार्टी में, उनमें 7 जो है वो मंत्री हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य हैं और साथ ही साथ उनके साथ पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, जिनका विधान परिषद का कार्यकाल इसी 6 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इनके साथ साथ जो और अन्य मंत्रियों ने जिन्होंने आज नामांकन किया, उनमें सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। इनके अलावा जो और 2 सदस्य हैं वो बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा हैं। हालांकि अगर बात की जाए नरेंद्र कश्यप की, तो वो कोरोना पॉजिटिव होने के चलते आज नामांकन में शामिल नहीं हो सके थे। उनके प्रस्तावक ने उनका नामांकन किया है और नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। भारती जी अमरीश, और ये भी बताएं कि सामने जो
प्रत्याशी होंगे, उनको अगर उनकी बात की जाए तो किस तरीके के वो प्रत्याशी हैं और कितना मुश्किल ये मुकाबला होने वाला है? देखिए, 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिए हैं, जिसमें बड़ा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ। जो कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नाम है जो बसपा सरकार यानी मायावती जब मुख्यमंत्री होती थी तो उनकी पार्टी में भी मंत्री हुआ करते थे। बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में। उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर बदायूं क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से और अपने मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा दे दिया था और आज वो समाजवादी पार्टी के ही चिन्ह पर वो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, लेकिन चुनाव हार गए थे। तो 4 जो नाम है समाजवादी पार्टी से, अगर सदस्यवार संख्या देखी जाए तो वो चारों सदस्य निर्विरोध तय माना जा रहा है उनका भी, और जो 9 सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने आज नामांकन किया है, इनका भी संख्या बल के आधार पर नामांकन इन्होंने किया है, लेकिन निर्विरोध इनका भी विधान परिषद सदस्य के तौर पर ये तय है विधान परिषद में जाना। 13 सीटें रिक्त हैं, जिनमें से 9 भारतीय जनता पार्टी और 4 समाजवादी पार्टी। संख्या बल के हिसाब से प्रत्याशियों को भी दोनों ही पार्टियों ने उतारा है। संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी के 4 सदस्य विधान परिषद में जा सकते हैं और संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य विधान परिषद में जा सकते हैं। तो उसको देखते हुए दोनों पार्टियों ने अपने अपनी संख्या बल के हिसाब से ही नामांकन के लिए प्रत्याशियों को उतारा है। भारती जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर रहेंगे। सीएम शाम 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वे रानीडीहा स्थित बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय भवन के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। इसके बाद सीएम देर शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम गुरु गोरक्षनाथ और महंत अवेद्यनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। फिर मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में ही योगी विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक भी लेंगे। सीएम योगी कल सुबह गौशाला में गायों को गुड़ खिलाने के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और इसके बाद वे एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। वहीं दोनों नेता बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद दोनों नेता वहीं एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता सुनील पांडे फोनलाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ गोरखपुर से। जी सुनील, विस्तार से कार्यक्रम की जानकारी दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का गोरखपुर से काफी अच्छा लगा था। वो अध्यक्ष बने थे सबसे पहले गोरखपुर अध्यक्ष बनने के बाद। उसके बाद कल जैसे योगी जी का अपना जो भी कार्यक्रम करते हैं, जनता दरबार होगा, जैसे गौ सेवा करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में पहली बार बनकर तैयार हुआ है और ये करीब 5 मंजिला बिल्डिंग है। इसका उद्घाटन स्वयं जेपी नड्डा जी करेंगे, साथ में मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में संचार बढ़ा जाती है और एक नया संदेश देना चाहती है कि पूर्वांचल के लिए, क्योंकि पूर्वांचल का रुख बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी तो सबसे पहले गोरखपुर से ही अवधेश श्रीवास्तव चुनाव जीते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक से आज पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसी क्रम में जहां से लगा था, उस स्थान से जहां उनका कार्यालय था, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय बनाया है। सुबह क्षेत्रीय अध्यक्ष कई मंत्री सभी आया और सबका जायजा भी ले रहे हैं। क्षेत्रीय अधिकारी जितना डीएम हो गया, कमिश्नर, सभी जो है मौके पर जायजा ले रहे हैं, स्वच्छता व्यवस्था भी चेक कर रहे थे, कहीं कोई कमी न रह जाए। जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के नवनियुक्त जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर डीएम का चार्ज अपने हाथों में लिया। करीब 3.25 साल तक लखनऊ जिलाधिकारी की कुर्सी संभालने वाले अभिषेक प्रकाश ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में सूर्यपाल को चार्ज सौंपा। इस दौरान कार्यालय में सभी कर्मचारी अधिकारियों ने डीएम गंगवार का स्वागत किया। तो वहीं अभिषेक प्रकाश अब उद्योग विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। पदभार संभालते ही जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि शासन की जो भी प्राथमिकताएं होंगी उनका समय पर पालन किया जाएगा। सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक पात्रों को मिले, ये सुनिश्चित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, इसकी और पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी।
जब से बाबा का बुलडोजर अपराधी और माफियाओं पर चलना शुरू हुआ है, तब से क्राइम करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इसका असर यूपी के जनपद बदायूं में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ताजा मामला हजरतपुर क्षेत्र के ग्राम दुबरी हसौरा में बने सोलर प्लांट का है, जहां तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज नरेंद्र पाल सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देते हुए बताया है कि सोलर प्लांट में चोरी की नियत से फायरिंग की जाती है, लेकिन इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो वहीं इस मामले में सीईओ दातागंज प्रेम कुमार थापा ने बताया है कि मामला संज्ञान में नहीं था, अब संज्ञान में आया है, आवश्यक कार्रवाई एवं जांच शुरू की जाएगी। राजेश कुमार। यहाँ पर क्या घटना होती है प्लांट में? यहाँ पे रोज दिन पे दिन कभी कभी जब देखो तो रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच हरवे जरवे आते जाते रहते हैं। लगभग कितने समय आते हैं ये लोग? ये लगभग 9:40 पौने 10 बजे से 2-3 बजे तक रहते हैं। जिले में नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला के साथ बंदूक और चाकू की नोक पर रेप करने का मामला सामने आया। ऐसे में पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं करने और मामले में कार्रवाई न करने पर महिला ने पुलिस के बड़े अफसरों से मिलकर गुहार लगाई। मामले में एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने जांच के आदेश दिए, तो वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो 4 जून को शौच के लिए घर से निकली थी, तभी रास्ते में खड़े राघव और दयानंद ने चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना पीड़िता ने पुलिस को 100 नंबर पर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों पर बिना एक्शन लिए ही वापस लौट गई। इसके बाद अगले दिन पीड़िता की बेटी से भी आरोपियों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसे लेकर पीड़िता के पति ने आरोपियों के घर जाकर शिकायत की, तो आरोपियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद उसके पति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और उन्हें क्यों बचा रही है। फिलहाल एएसपी के निर्देश पर पुलिस पीड़ित महिला के पास जाकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। यूपी के शाहजहांपुर जनपद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने बेटे के साथ अपनी पत्नी के प्रेमी को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं बीच बचाव करने आई पत्नी को भी लहूलुहान कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद पिता और बेटा मौके से फरार हो गए। घटना जलालाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां डहर गांव में ममता और उसके प्रेमी रमनपाल की लाठी डंडों से धुनाई कर दी गई। घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी आनंद ने हत्या के आरोपी की तलाश में पुलिस टीम का गठन किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ग्राम प्रधान ने आपसी रंजिश को लेकर 2 लोगों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान गांव के ही 2 लोगों को इमलिया प्रधान सुनील जायसवाल ने गोली मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। पूरा मामला थाना कोतवाली देहात का बताया जा रहा है। तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे, जहां से पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की सीने में गोली लगने से मृत्यु हुई, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर महाराजगंज के नौतनवा से है, जहां गंगापुर टोले पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सरकारी नालों को अवैध रूप से कब्जा कर कच्चे मकान बना लिए थे, जिस पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया। एसडीएम राम संजीवन मौर्य ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ये ग्राम टेढ़ी और ग्राम गंगापुर उसी का मजरा है। दोनों गांवों में, गांव टेढ़ीपुर में गाटा संख्या 214 जो 1 हेक्टेयर और ग्राम गंगापुर में गाटा संख्या 507 करीब 2.25 हेक्टेयर नाली की ज़मीन है, जिस पे लोगों ने मड़ई रखकर मकान लगा के दीवार बना के अवैध कब्जा कर लिया था, जिससे नाली में जल का प्रवाह जो है रुक गया था और किसानों की खेती नहीं हो पा रही थी। पानी भर जा रहा था, अपनी बुआई नहीं कर पा रहे थे और तहसील दिवस में करीब 13 प्रार्थना पत्र ऐसे आए थे जो है कब्जे का, और उसी के क्रम में
प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में आज ये नाली भूमि से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की गई। खबर बस्ती से है, जहां बिजली की किल्लत दूर करने के लिए अधिक से अधिक राजस्व वसूली को लेकर विभाग ने एक स्कीम की शुरुआत की, जिसमें बिजली के छोटे से बड़े बकायेदारों के लिए छूट दी गई है। इस योजना के तहत 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक के किसी भी बिजली बकायेदार को टैक्स में 100% छूट का प्रावधान है। शासन के निर्देश पर शुरू किए गए ओटीएस स्कीम की मंशा ये है कि बिजली विभाग में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हो। चीफ इंजीनियर मनोज अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ता अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए योजना का लाभ ले सकते हैं। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भक्तों ने सुबह की पहली किरण के साथ डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। आपको बता दें कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में से एक गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक इस दिन गंगा स्नान करने से भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन भक्तों की ओर से गंगा में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया जाता है। इस अवसर पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व भी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।